Hello, good morning to all of you. Okay, so next chapter है लिमिट्स. स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर. हाँ ठीक है. कोई रिप्लाई नहीं किया. मैंने कहा आवाज आ रही है कि नहीं. चलेगा. सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. होप यू आर एंजॉयिंग एट होम. साल खत्म होने वाला है जल्दी. जल्दी साल खत्म होके नया साल आएगा. नया साल, नई उम्मीदें और फिर एग्जाम की डेट पास आती जाएगी. एक्साइटमेंट बढ़ता चला जाएगा. अच्छा लगेगा तुमको जैसे जैसे टाइम कम होता जाए और एग्जाम पास आती जाएगी. फर्स्ट अटेम्प्ट है, अच्छे से दो, पूरी एनर्जी के साथ दो. ऐसा मत सोचो कि 4 अटेम्प्ट है कर लेंगे. फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत मैटर करता है. उसके कई रीजन है. इसमें कम बच्चे बैठते हैं. जो ज्यादा सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो आगे वाले अटेम्प्ट्स में करते हैं. पर पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट काफी मैटर कर रहा है. 2019 और 20 में मैंने देखा है काफी बच्चों का जो बेस्ट परसेंटाइल है वो उनका 2019-20 में पहले अटेम्प्ट से लिया गया है. तो पहला अटेम्प्ट तुम्हें ज्यादा अच्छा परसेंटाइल निकाल के दे सकता है. बाकी तो फिर काफी काफी हद तक लक फैक्टर भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्योंकि कौन सा शिफ्ट मिलता है, पेपर का लेवल कैसा रहता है और उसके अंदर किस तरह के स्टूडेंट्स हैं. बट ये मान के चलो, पेपर जितना डिफिकल्ट होगा परसेंटाइल उतनी अच्छी होगी. पर हम लोग दुआ ये करते हैं कि पेपर इजी आए. पर पता है पेपर इजी आएगा ना तो नुकसान तुम्हारा ही होगा. क्योंकि उसमें उस केस में क्या होगा ना, पेपर अगर इजी आएगा ना तो जो सीईटी या लोअर लेवल एग्जाम्स या नीट की जो प्रिपरेशन की है ना, नाटा, वो बच्चे भी फिर तुम्हारे कंपटीशन में आ जाएंगे. तो वो लोग तभी फिल्टर आउट हो सकते हैं जब पेपर डिफिकल्ट हो. तो इसलिए पेपर जितना डिफिकल्ट होगा तुम्हारे चांसेस उतने ज्यादा अच्छे हैं. पर हम ये सोचते हैं कि इजी हो, क्योंकि हमारा सोच ऐसी हो जाती है, इजी गोइंग एटीट्यूड. तो इसलिए पेपर डिफिकल्ट हो. अब तुम ये अगर सोचोगे कि पेपर डिफिकल्ट है तो फिर तुमको खुद को लगेगा अगर पेपर डिफिकल्ट चाहिए तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, है कि नहीं. तो सोच से कैसी चीजें तुम्हारे एक्शन को भी फर्क पड़ता है. तो इसलिए ऐसा ही सोचो कि पेपर डिफिकल्ट आए, और पेपर डिफिकल्ट आएगा तो मुझे मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी. एंड बिलीव मी, पेपर जितना डिफिकल्ट आएगा ना तुम्हारा परसेंटाइल उतना अच्छा आएगा एक्चुअली. ओके, एनीवेज, बाकी तो तुम्हारे कर्म, तुम्हारे फल, तुम्हारा रिजल्ट. तो इसलिए बट ठीक है, थोड़ा टाइम और बचा है, 5-6 दिन और है नए साल के लिए. फिर एक नया एक्साइटमेंट होगा. यूज करो उसको. एक नई एनर्जी होगी, क्योंकि ईयर चेंज होते ही थोड़ा एनर्जी भी बदल जाता है, कैलेंडर का चेंज होते ही. तो उसको पॉजिटिवली कंसिडर करो.
एंड दिस इज द हाई टाइम वेयर यू हैव टू गिव द बेस्ट एफर्ट्स। इसके कई रीजंस हैं। ये टाइम पे स्टूडेंट ज़्यादा सीरियस हो जाता है, उसकी काफ़ी मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है। फिर उसको भी लगता है कि पहले कहीं कम पड़ गया तो अब उसको कवर करना चाहिए, है ना? तो ये चीज़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा एनर्जी दो, तो तुम्हें भी खुद को अच्छा लगेगा और कैसा होगा ना कि खुद को भी मन में सैटिस्फैक्टरी लगेगा। तो जब सैटिस्फैक्टरी लगेगा ना तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। लेकिन अगर मेहनत नहीं करते ना, लाइटली लेते हैं, टाइम खराब हो रहा है, कम एनर्जी रखा, तो वो खुद को ही कहीं न कहीं लग जाता है कि यार मैं ही खुद बेईमानी कर रहा हूँ। तो जब खुद को ही लगता है कि मैं बेईमानी कर रहा हूँ और वो किसी और को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा बात करती रहती है अपने से। अपनी आत्मा को भी जवाब देते रहना पड़ता है ना। दिल और दिमाग बहुत बात करते रहते हैं आपस में। तो वो आपस में जवाब माँगते हैं फिर। तो अगर बेईमानी किया, मेहनत कम किया तो जवाब देना पड़ता उसको और फिर वो डिससैटिस्फैक्टरी लगता, कॉन्फिडेंस लूज़ होना चालू हो जाता, फिर अननेसेसरी फ़ियर फैक्टर ये सब आते हैं। फिर वही सिम्पटम्स हैं एक तरह के। तो इसलिए अच्छा है कि यू हैव टू गिव द मोर एफर्ट्स, मोर एनर्जी, मिनिमम 12-13 घंटे का सेल्फ स्टडी हो, अच्छी अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी कंसंट्रेशन हो, प्लानिंग के साथ काम हो, डेली का टारगेट बेस्ड स्टडी हो। तो इन द एंड क्या होगा ना, दिस विल गिव यू द सैटिस्फैक्शन एंड दिस सैटिस्फैक्शन विल कन्वर्ट इनटू अ कॉन्फिडेंस। और वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस ना, तो फिर वो चीजें भी निकलना चालू हो जाती है जो तुम्हें लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक चीज है और बिलीव मी इतना पॉसिबल है कि सपोज अगर तुमने कोई चैप्टर पढ़ा भी नहीं होगा ना और उसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा आइडिया होगा, कॉन्फिडेंस अगर है ना तो वो चैप्टर के भी क्वेश्चन बनेंगे, बनते हैं बन वो चैप्टर के क्वेश्चन भी। तो बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होना जरूरी है और वो आता है अपना डिसिप्लिन स्टडी से। क्योंकि कॉन्फिडेंस के लिए तुम्हें ज़रूरी है कि तुम अंदर से सैटिस्फाइड होने चाहिए कि आई एम पुटिंग द एफर्ट्स। तो इसलिए ज़रूरी है। बाकी तो देखो अगर तुम अभी भी क्रिसमस के मूड में हो, न्यू ईयर के मूड में हो, तो तुम गलत हो बहुत। अभी भी मोह माया में फँसे हुए हो। ये सब मिलने वाला है, बहुत मिलने वाला है। हॉस्टल लाइफ में ना, हॉस्टल लाइफ मिलेगी और शायद तुम्हारा थोड़ा-सा शुरू में थोड़ा इश्यू हो मे बी, बट डिपेंड्स। पर हॉस्टल लाइफ मिलेगी, कॉलेज लाइफ मिलेगी एंड यू विल एन्जॉय अ लॉट। वहाँ बहुत टाइम मिलेगा, बहुत फालतू दोस्त मिलेंगे, बहुत टाइम पास करने को मिलेगा। तो यू विल एन्जॉय अ लॉट एंड खुद भी तुम एन्जॉय करोगे। कभी न्यू ईयर गोवा में बना रहे, क्रिसमस गोवा में बना रहे, तो वहाँ पे भी अच्छा लगेगा। तो लेकिन अगर तुम अभी भी न्यू ईयर और क्रिसमस के मोड में हो, तो फिर यू आर लूजिंग योर एनर्जी एक्चुअली। तो यू शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, है ना? और ऐसा नहीं है कि मैं आज बोल रहा क्योंकि तुम्हें 10th में बोला गया होगा 10th बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर बाद में पता चला साला फालतू था, तो आज गुप्ता सर बोल रहे हैं बाद में, ऐसा नहीं है। कॉलेज तुम्हारा करियर और तुम्हारा फ्यूचर है और करियर और फ्यूचर कोई 1 साल या 2 साल का नहीं होता है। बहुत लंबा चलता है वो। तो करियर और फ्यूचर जब इतना लंबा चलने वाला है, तुम्हारी लाइफ का सिग्निफिकेंट ईयर्स होंगे उसके अंदर, तो उसके लिए एफर्ट्स डालना, फिर उसके लिए उतने एफर्ट्स भी होना। तो इसलिए तो यू शुड अंडरस्टैंड योर माइंड स्टेट। तो ये टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हें घर पे इतना टाइम मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है कि तुम और पढ़ सको, मतलब उसको यूज़ करना चाहिए। अब उसके एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढोगे, अरे यार ये क्या चल रहा है, वो चाइना में साला कोई तो था, क्या तो खाया था उसने कुत्ता, चमगादड़ और सारा वर्ल्ड भुगत रहा है। तो देख तुम्हारे गाली देने से कुछ होगा नहीं उसका, है कि नहीं? तो फिर लॉकडाउन लॉकडाउन तो अब है जो है सिचुएशन, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड
वी शुड नॉट वेस्ट आवर एनर्जी। तो ये तुम्हें समझना होगा एंड यू शुड यूटिलाइज द टाइम। दिस इज अ वेरी हाई टाइम कि अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स बोले तो काफी इम्पोर्टेंट है। और एक अच्छी बात बोलूं तो अब तक के जितने भी मतलब मैंने लास्ट ईयर तक जितने भी देखे ना, तो तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन में हो, बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन में हो एग्जाम को लेकर। ऑफलाइन वाला पार्ट आई कैन अंडरस्टैंड, वो एक नेगेटिव पॉइंट है, पर एज सच ऑफलाइन में भी तुम इतना लूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, टाइम टू टाइम तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं, तुम्हें लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम कोई बहुत ही ज्यादा लूज कर रहे हो। बट अगर मैं देखूं, मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2009 से लेकर 2012 20 तक, 2009 से लेकर 2020 तक, तो ये पहला बैच है जो जो जिसकी एग्जाम की जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है, बहुत ज्यादा। तो उसका रीजन है क्योंकि देखो, तुम्हें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम मिला है रिवीजन और टेस्ट पेपर का। एक सिलेबस कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद में तुम्हें बहुत टाइम मिला है अपनी रिकवरी के लिए, क्योंकि 23 फरवरी से अगर एग्जाम है तो you have a good amount of time for revision, for recovery, revision and test paper practice। तो ये एक है। दूसरा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम नहीं है उसके साथ में। तो लास्ट ईयर तक बच्चे जंबल हो जाते थे, सर मैं बोर्ड पढ़ूं कि मेंस पढ़ूं, पर तुम फोकस करके मेंस कर सकते हो। फिर नेक्स्ट, लास्ट ईयर तक बोर्ड एग्जाम के पहले, अब जनवरी में होती थी तो बच्चों को वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का रहता था, अब उसका भी करना है, क्लासेस भी लगानी है। फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल्स के जर्नल्स वगैरह लिखना, फिर बोर्ड के टेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करना, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं है सीरियसली। तो तुम्हारा कंप्लीटली मतलब 2 मंथ्स फोकस्ड ऑन जेई मेन, और देयर इज नो ओवरलैपिंग विथ एनी अदर एग्जाम। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत। अब तक के मतलब 2020 से तक अगर मैं कंपेयर करूँ तो। और तुम्हारे पास रिकवरी भी टाइम है। रिकवरी मतलब ठीक है, पहले कुछ पाप कर दिए तुमने, पाप से मेरा मतलब कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं की इसलिए, या कुछ गड्ढे रह गए, तो वो गड्ढे और अपने कर्मों को सुधारा जा सकता है यहाँ पर, तो वो गड्ढे भरे जा सकते हैं, और वो तो बाकी लोगों के कंपटीशन में आया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको यूटिलाइज करो एंड पॉजिटिवली लो। लेकिन अगर तुम अभी भी क्रिसमस के मोड में हो और न्यू ईयर के मोड में हो, तो देन यू आर ऑन द रॉन्ग साइड, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। देन यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम, है ना? क्योंकि लाइफ में ये बहुत मिलने वाला है, एंड बिलीव मी, तुम्हें ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे। तुम अपना न्यू ईयर हॉस्टल में सेलिब्रेट कर रहे हैं, न्यू ईयर गोवा पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, न्यू ईयर कभी मे बी लंदन, न्यूयॉर्क, वहां सेलिब्रेट कर रहे हो, या ऑस्ट्रेलिया जाके जो सनराइज होता है वहां पे, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया, वहां जाके तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय दैट पार्ट आल्सो। बट अगर तुम अभी भी वो न्यू ईयर के मोड में और क्रिसमस के मोड में हो, तो देन यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। क्योंकि तुम्हें एग्जाम के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंटेंसिटी को समझना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा जो माइंड है वो पूरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए उसके लिए, मेंस एडवांस की एग्जाम के लिए, एंड यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर रिकवरी, रिवीजन एंड टेस्ट पेपर, इसलिए ठीक है। तो बाकी हर टेस्ट पेपर के बाद में एनालिसिस करो। पेपर सिर्फ ये नहीं है कि मार्क्स देखा और ठीक है इतने आ रहे, इतने आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि रियल एग्जाम्स और ये जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं, या जो टेस्ट सीरीज टेस्ट कंडक्ट करती है, उनमें फर्क है। फाइनल एग्जाम्स फर्क आता है उसमें, पर
हाँ, ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स हो गए या टेस्ट सीरीज़ के हो गए, ये थोड़े से टफ रहते हैं एज़ कम्पेयर टू रियल एग्ज़ाम। तो एज़ कम्पेयर टू रियल एग्ज़ाम ये थोड़े ज़्यादा टफ रहते हैं। बट रियल एग्ज़ाम में क्या होता है, जो प्रेशर होता है एनवायरनमेंट का, जो टेस्ट पेपर का प्रेशर होता है वो फिर उधर ज़्यादा रहता है, इधर कम रहता है। तो तुम्हें क्या होता है, हर टेस्ट पेपर के बाद में एक एनालिसिस करना होता है, एरर एनालिसिस, मतलब जो क्वेश्चन छोड़ दिए वो क्यों छोड़ दिए, उनके रीजंस क्या थे, आता नहीं था क्या, या मैंने देखा ही नहीं, या मेरे को टाइम कम पड़ा, 1 घंटा खत्म हो चुका था, 3 घंटे खत्म हो चुके थे, मेरे को टाइम ही नहीं मिला वो पेपर को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो वो एनालिसिस करना, फिर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना, ऐसा नहीं कि बस प्रॉब्लम पता कर ली और सॉल्यूशन देखा ही नहीं। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम ये है कि मेरे को क्वेश्चन ही नहीं पता, मैंने सिलेबस ही नहीं हुआ, तो फिर ठीक है, चैप्टर कवर करना है, तो फिर अगले टेस्ट के पहले ये चैप्टर कवर कर लेने हैं मेरे को। फिर उसके बाद में अरे जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए वो क्यों रॉन्ग हो गए, क्या गलती थी उनमें, सिली मिस्टेक था, कंसेप्चुअल मिस्टेक था, गलत ऑप्शन टिक कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक था, या अप्रोच का मिस्टेक था, तो ये एनालिसिस होना। फिर उसके बाद यू वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स, सी यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट द मिस्टेक्स, यू स्टार्ट गेटिंग रैंक। रैंक बढ़ाने का वही तरीका है, यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट द मिस्टेक्स, है ना। फिर जो क्वेश्चन सही हुए, कि जो क्वेश्चन करेक्ट है, वो वाकई में मैंने जो टाइम उनको दिया, क्या वो वाकई में उतना टाइम वर्थ था उनके लिए, जिस अप्रोच से मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या वो अप्रोच सही थी, या उससे भी कोई बेस्ट अप्रोच हो सकती थी। फिर क्या मैं उस क्वेश्चन को सब्जेक्टिवली जाने के बजाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कर सकता था क्या, उस क्वेश्चन में मैं टाइम को बचा सकता था क्या, और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस को स्टार मार्क। वो स्टार मार्क इसलिए ताकि फाइनल एग्जाम के पहले तुम जब रिवीजन करो तो उनको देख लो, तो वो तुम्हें मार्क्स और बढ़ा के देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह का पेपर एनालिसिस होना चाहिए तुम्हारा हर पेपर के बाद में। सिर्फ ऐसा नहीं कि गुप्ता सर का मैथ्स का पेपर ही, तुम बाकी जगह जो भी पेपर्स दे रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, तुम्हारा फुल पोर्शन टेस्ट हो गया, या तुमने कोई भी मॉक टेस्ट दिया 3 घंटे बैठ के, और सब ईमानदारी से दो, है ना। ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन एग्जाम है, चीटिंग का तो खैर देखो, अभी मुझे तुम्हें समझाना तो नहीं चाहिए, पर चीटिंग वगैरह का कोई सेंस नहीं है। अनएथिकल वेज गूगल पे सर्च कर लिया, doubtnuts.com पे, तो कोई सेंस नहीं है ना। तो यू शुड बी अ वेरी हॉनेस्ट। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई लेक्चर दे रहा, पर क्या होगा ना, बाद में जाके तुम्हें सेटिस्फेक्शन रहेगा, क्योंकि आज की बेईमानी का कहीं ना कहीं तो मटका फूटेगा ही फूटेगा, और जब वो फूटेगा ना तो क्या होता है, ह्यूमिलिएशन क्रिएट करता है वो, तो विच इज नॉट गुड एक्चुअली। तो वो फिर गिल्ट और रिग्रेट देता है, तो विच इज नॉट गुड एक्चुअली, है ना। थोड़ा कम मिला, वो ज्यादा सुकून देगा तुम्हें आगे फ्यूचर में, और तुम्हें इस तरह का देखना आना चाहिए फ्यूचर, आगे 2 महीने बाद क्या हो, तो मुझे आज क्या करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस पे काम करो। ऐसा नहीं है कि आज 25 दिसंबर थी और तुम्हारा क्रिसमस मेरे को बर्बाद करना था, वो जस्ट फ्लो में, ठीक है, मेरे को लगा फंक्शन कल हो गया, लिमिट्स चालू हो रहा है अपना, तो इसलिए। बाकी मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, एंड गिफ्ट्स आर मोस्ट वेलकम, है ना। कैश ऑन डिलीवरी नॉट अलाउड।
COD are not allowed and gifts are most welcome and there is no return gift, है ना? So anyways, so next chapter अपना limits. So limits chapter में हम लोग क्या करते हैं ना, ये क्या आ गया? ओके, सो लिमिट चैप्टर। तो फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया, हमने उसके टाइप्स ऑफ फंक्शंस और फंक्शन का डोमेन, रेंज, ये सब अपन ने समझा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे काम करता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसे काम करता है। अब क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो हो क्या रहा है कि इसमें 2 डोमेन में नहीं है, सही बात है, और 2 इसलिए डोमेन में नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 हो जाएगा। पर भाई 2 का नेबरहुड तो डोमेन में है, 2 का नेबरहुड तो डोमेन में है, और 2 का अगर नेबरहुड डोमेन में है तो वहां फंक्शन क्या कर रहा है, तो फंक्शन वहां पे क्या कर रहा है ना? तो होता क्या है कि अगर मान लो जैसे 2 पॉइंट एक मिनट ना, एक मिनट, ओके। तो अब हुआ क्या कि x इज इक्वल टू 2 डोमेन में नहीं है, पर 2 का नेबरहुड तो डोमेन में है। मतलब मैं तो x को 2.000000001 डालूंगा, तो डाल भी सकते हैं। तो बताओ फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? अब अंडरस्टूड है, इतने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है तो इसकी भी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगी। और इंटरेस्टिंग बात है कि वो y की वैल्यू कुछ तो 4.000000001 के आसपास आ रही होगी, 4 तो नहीं आएगा, 4 तो नहीं आएगा। तो एक्चुअली समझाना क्या है कि 2 के जस्ट पास वाला अगर नंबर डाला, 2 के जस्ट पास वाला नंबर डाला तो फंक्शन किधर जा रहा है, तो ये हो गया लिमिट्स चैप्टर। तो इनपुट अगर 2 की तरफ जा रही है तो आउटपुट किसकी तरफ जा रही है, ये है लिमिट। तो वो नेबरहुड में स्टडी करना कि फंक्शन कहां पे जा रहा है। अब हुआ क्या कि 2.000000001, कोई बोलेगा डबल 000000000000001, तो फिर ऐसा हर बच्चे के लिए ये चेंज होता रहेगा। तो ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए h, कैसा h? h इज अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, h इज अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो h इज अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, इतना स्मॉल कि अगर मान लो h प्लस एच स्क्वायर आया तो तुम h स्क्वायर को 0 लेके h कर सकते हैं। तो ये इतना स्मॉल है। तो बॉक्स ऑफ h कितना होगा? 0। बॉक्स ऑफ माइनस h कितना होगा? -1। तो h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो 2 के राइट साइड क्या होगा? 2 प्लस h, और 2 के लेफ्ट साइड क्या होगा? 2 माइनस h। तो ये हो गया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट, इसको शॉर्ट में तुम ऐसे भी लिख सकते हो
2 प्लस और 2 माइनस, क्योंकि ये अंडरस्टूड है 2 प्लस एच और 2 माइनस है। अब ज्यादा इतना ओवर स्मार्ट नहीं बनेगा। अब 2 प्लस का 2 प्लस और 2 प्लस प्लस 2 प्लस माइनस ऐसा नहीं होनेगा, है ना। उतना नहीं है अपने ये 2 प्लस प्लस क्या है उतना नहीं है अपने, ठीक है। तो शॉर्ट में 2 प्लस और 2 माइनस। तो हो क्या रहा है, लिमिट्स चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे, लिमिट चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि राइट में क्या कर रहा है फंक्शन और लेफ्ट में क्या कर रहा है, पॉइंट पे क्या कर रहा है डजंट मैटर। तो पॉइंट पे क्या कर रहा है डजंट मैटर। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, x टेंडिंग टू 2। तो मुझे क्या समझाना है, x टेंडिंग टू 2 के दो मतलब है, x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, बट नॉट इक्वल टू 2। तो x टेंडिंग टू a का क्या मतलब हुआ, राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड। तो ए का राइट साइड, ए का लेफ्ट साइड। तो लिमिट्स चैप्टर में हम लोग लेफ्ट में देखेंगे, राइट में देखेंगे, पर पॉइंट पे नहीं देखेंगे। कंटिन्यूटी चैप्टर में तीनों पे देखेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में पेयर वाइज देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में पेयर वाइज देखेंगे। लिमिट चैप्टर ये बताता है फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, लिमिट चैप्टर। कंटिन्यूटी में ये देखेंगे ग्राफ बनाते हुए पेन उठेगा कि नहीं, और डिफरेंशिएबिलिटी में देखेंगे कि ग्राफ स्मूथ है कि चोंच बन रही है, कि ग्राफ स्मूथ है कि चोंच बन रही है। क्योंकि मॉड साइन एक्स ये भी पॉजिटिव वैल्यूज देता है, साइन स्क्वायर एक्स ये भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, पर अगर दोनों के ग्राफ कंपेयर करें तो मॉड साइन एक्स में चोंच बनी हुई है, साइन स्क्वायर एक्स में देखा जाए तो स्मूथ है। तो देखो इसमें लिमिट इसमें भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट इसमें भी एग्जिस्ट कर रही है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, पर बिहेवियर में चेंज आ गया, यहाँ चोंच है, यहाँ पे स्मूथ है। तो वो कौन एक्सप्लेन करेगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी। और जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी कंटिन्यूटी से तुम्हारा ये स्टार्ट हो जाता है 12th बोर्ड, और लिमिट्स भी उसमें आएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी 100% डिपेंड्स ऑन द लिमिट्स चैप्टर। तो वो इनडायरेक्ट वे में लिमिट्स चैप्टर भी लग रहा है। और 12th बोर्ड में तुम्हें समझना होगा कि कितना सिलेबस में है और कितना सिलेबस में नहीं है। वहाँ एल हॉपिटल नहीं चलता भाई, है ना। तो तुम्हारा एल हॉपिटल मेंस एडवांस बोर्ड में लिख के इम्प्रेशन खराब होता है ना। तो एल हॉपिटल मत कर देना, उसमें वो नहीं चलता है। बाकी तुम्हारा बोर्ड का मेरे ख्याल से सिलेबस भी कम हुआ है कुछ, तो 25-30% कम हुआ है। वो कौन कौन से चैप्टर कम हुए हैं श्योर नहीं मेरे को, पर पता करके मैं बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स कम हुए हैं तुम्हारे। चलेगा, कभी पता करके बताता मैं कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कम हुए। बाकी कुछ बच्चे सीबीएसई के भी होंगे शायद, उनके भी कम हुए हैं चैप्टर्स बोर्ड में। ओके, तो लिमिट चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नेबरहुड में फंक्शन क्या कर रहा है। तो तुम्हें वर्ड ऐसा मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। तो इसका क्या मतलब है, ए के राइट साइड क्या हो रहा है और ए के लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, ए के राइट साइड क्या हो रहा है, ए के लेफ्ट साइड क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग कब कब लिमिट्स चेक करेंगे, तो ऐसी 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो ऐसे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। तो जैसे 0/0, अब ये देखो ये 0 0 लिखा है, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है। नीचे जो लिखा है ना वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, ऊपर जो लिखा है वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 हो गई, पर उसको तो हमने डोमेन से निकाला। तो डोमेन काय के लिए था, पान बनाने के लिए थोड़े था।
तो डोमेन से अपन उस पॉइंट को निकाल चुके हैं, तो फिर एग्जैक्ट जीरो तो आएगा ही नहीं। तो ये एक्चुअली क्या है, टेंडिंग जीरो है, ये टेंडिंग जीरो, पर ऐसा हम लिखते नहीं है, ऐसा हम समझते हैं, हम ऐसा लिखते नहीं है। तो ये टेंडिंग जीरो अपॉन टेंडिंग जीरो, तो ये पहली इंडिटरमिनेट फॉर्म है। दूसरा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तीसरा जीरो इंटू इंफिनिटी, फिर नेक्स्ट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, नेक्स्ट 1 रेज टू इंफिनिटी, नेक्स्ट 0 रेज टू 0, नेक्स्ट इंफिनिटी रेज टू 0। फिर बच्चा भी स्मार्ट है, तो अच्छा ये 1 रेज टू इंफिनिटी में ये 1 एग्जैक्ट 1 नहीं है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट 1 होता तो एग्जैक्ट 1 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तो वो तो 1 ही आना चाहिए। ये तो हमने पढ़ा है स्कूल में, मैडम ने पढ़ाया था हमें। तो ये एग्जैक्ट 1 है ही नहीं, होता तो फिर तो 1 होता। तो ये टेंडिंग 1 है, पर अपन यहाँ ऐसे लिखते नहीं है टेंडिंग 1 करके टेंडिंग इंफिनिटी, ये अंडरस्टूड है। अब आता है 0 रेज टू 0, इंफिनिटी रेज टू 0, बच्चा भी खेलने के मूड में, ऐसे तो मैं और भी कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, बोले 0 रेज टू इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज टू इंफिनिटी, ये भी तो कॉम्बिनेशन है, उनको क्यों नहीं लिया, इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तो एक्चुअली कैसा है ना, we should understand the difference between indeterminate, determinate and not defined. Indeterminate, determinate और not defined, ये 7 indeterminate है, इसके अलावा कुछ है नहीं। अभी ढूंढने की कोशिश मत करना, ढूंढना है तो पीएचडी में कर लेना। तो 7 indeterminate फॉर्म्स ये हैं। अब आता है डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट में क्या होता है कि यू कैन टेल द वैल्यू, यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है, तो अगर मैं x टेंडिंग टू 2 लूंगा तो ये 0/0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन अगर मैं x 1 लूंगा तो ये डिटरमिनेट है। तो 1 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2, तो माइनस 3 अपॉन माइनस 1, तो विच इज 3। तो ये डिटरमिनेट हो गया। और नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी, या फिर यू आर नॉट एबल टू से पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे -1:n, ये +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, तो इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी रेज टू इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। फाइनाइट अपॉन 0, नॉट डिफाइंड। 0 रेज टू इंफिनिटी, 0। अरे तो these are the difference between the indeterminate, determinate and not defined form. डिटर्मिनेट तो पूछेगा नहीं कोई, क्योंकि इजी है। ओके नेक्स्ट, कभी भी जब लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम्हें कैसे पता चलेगा? जैसे ही क्वेश्चन में लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू, तो तुम्हें पता चल चुका है कि लिमिट्स की बात चल रही है। तो लिमिट्स की बात चल रही है। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू π/2, x टेंडिंग टू π/2, x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0, लिमिट्स चैप्टर, सबसे पहले चेक करो कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ये कैसे चेक करेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म का? क्या करो, वो एक्सटेंडिंग जो बोल रहा है ना उसको डायरेक्ट रख दो। तो उसको डायरेक्ट रख दो। तो यहाँ पर देखो पहले मैं x को 0 रख दो तो 0/0, इसमें π/2 रख दिया तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के इंडिटरमिनेट, π/2 रखा तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी,
just to understand the indeterminate form, ये 0 into infinity indeterminate form, 0 raised to 0 indeterminate form, ये एल ऑर्बिटल से सॉल्व होगा। ऐसे कई क्वेश्चन है जो एल ऑर्बिटल से ही सॉल्व होंगे। फिर नेक्स्ट sin x is to 1 by x square, 0 raised to infinity, ये इंडिटरमिनेट नहीं है, ये डिटर्मिनेट है, तो आंसर इज 0। तो ये इंडिटरमिनेट 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 डिटर्मिनेट, तो लास्ट वाले की तो वैल्यू आ रही है ना, तो इसलिए आंसर इज 0। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन की लिमिट x टेंडिंग टू a, fx is said to be exist at x is equal to a। हम कभी भी जो डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, वो एक पॉइंट पे पढ़ते हैं। तो लिमिट्स चैप्टर में हम लोग पॉइंट पे पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी चैप्टर में हम लोग पॉइंट पे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में हम लोग पॉइंट पे पढ़ेंगे, मोनोटोनिसिटी में जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पॉइंट पे पढ़ेंगे, और बाद में उसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, बाद में हम लोग उसको इंटरवल तक एक्सटेंड कर देते हैं। तो RHL at x is equal to a is equal to LHL at x is equal to a is equal to finite। RHL at x is equal to a, LHL at x is equal to a is equal to finite। Next, f of a plus is equal to f of a minus is equal to finite। Next, f of a plus h limit h tending to 0, limit h tending to 0 f of a minus h is equal to finite। ठीक है, और लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f of x is equal to limit x tending to a minus f of x is equal to finite। ठीक है, तो ये सब एक ही मतलब है इनके, ये सबका ना एक ही मतलब है, ये सबका एक ही मतलब है, बस वो लिखने का तरीका अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है, पर सबका मतलब एक ही है। राइट हैंड पे वैल्यू किधर जा रही है, लेफ्ट हैंड पे वैल्यू किधर जा रही है। अच्छा, अब तुम एक चीज ध्यान रखो, इनपुट इज स्टैंडिंग, आउटपुट इज स्टैंडिंग, बट लिमिट इज एग्जैक्ट। जब कभी भी लिमिट बोली जाती है तो वो एग्जैक्ट बोली जाती है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 में एक्स है टेंडिंग टू 2, आउटपुट इज टेंडिंग टू 4, बट लिमिट इज 4। तो ये एग्जैक्ट 4 है, ये टेंडिंग 2 है, ये टेंडिंग 2 है, ये टेंडिंग 4 है, पर ये एग्जैक्ट है, तो लिमिट इज ऑलवेज एग्जैक्ट। ग्राफिकली समझा था। तो देखो, इनपुट राइट साइड से इनपुट अप्रोच कर रही है 2 को, तो आउटपुट अप्रोच कर रहा है 4 को। इनपुट अगर 2 की तरफ जा रही है लेफ्ट साइड से, तो आउटपुट किसकी तरफ जा रही है, 4 की तरफ। तो देखो, राइट साइड इनपुट इज स्टैंडिंग, राइट साइड इनपुट इज स्टैंडिंग, आउटपुट इज स्टैंडिंग। लेफ्ट साइड इनपुट इज स्टैंडिंग, राइट लेफ्ट साइड आउटपुट इज स्टैंडिंग, बट limit is exact। so input is standing, output is standing, limit is exact। तो तुम अब ध्यान में रख सकते हैं, limit is standing, नहीं रे, input is standing, output is standing, graph is standing, limit is exact। input is standing, output is standing, graph is standing, limit is exact।
एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 4 बॉक्स x बाय x, इसके लिमिट पे कमेंट करना है RHL। पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस h, ये सब बोर्ड में भी लगेगा। पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस h, तो पुट किया तो बॉक्स ऑफ 4 प्लस h अपॉन 4 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि x अगर 4 की तरफ जा रही थी तो h 0 की तरफ जा रही है। अब इसकी लिमिट निकालेंगे तो 4 प्लस h का बॉक्स होगा 4, नीचे 4 प्लस h, लिमिट आ गई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 4 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 बॉक्स ऑफ 4 माइनस h अपॉन 4 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 माइनस h का बॉक्स होगा 3 और नीचे 4 माइनस h, h को 0 रखा तो देयर इज नो इंडिटरमिनेट फॉर्म। नो इंडिटरमिनेट फॉर्म यानी डिटरमिनेंट, तो आंसर इज 3/4। So RHL is not equal to LHL. Limit does not exist. Limit does not exist. तो इसको बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये कौन सी हो गई? फाइनाइट, नॉन रिमूवेबल, क्योंकि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। फाइनाइट टाइप, क्योंकि दोनों लिमिट्स फाइनाइट है। ठीक है, ओके, 3 मिनट का ब्रेक। अरे ये तुम्हारे बोर्ड के फॉर्म में, ये सॉरी जेई मेन के फॉर्म में वो आधार कार्ड ले रहा है कि नहीं, आधार नंबर? नहीं सर, लेकिन वो एक ऑप्शन आ रहा है कि गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हाँ, तो उसमें हाँ उसमें आधार नंबर डाला क्या? हाँ हाँ सर। और वो आइडेंटिटी वाले में आधार नहीं शो कर रहा क्या? अदर्स अच्छा, अदर्स में जाके फिर आधार पे जाके करना। अच्छा, नहीं तो अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस चूज किया होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालेगा, हाँ अगर किसी ने पासपोर्ट चूज किया तो पासपोर्ट का नंबर डालेगा, हाँ चलता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक्चुअली कैसा है ना, वो आईडी प्रूफ का फंडा ये होता है कि जो तुम्हारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करे, और तुम्हारी आइडेंटिटी का मतलब है तुम्हारे फोटो के साथ तुम्हारा नाम। तो पासपोर्ट पे वही होता है, फोटो नाम, ड्राइविंग लाइसेंस पे भी फोटो और नाम, और आधार कार्ड पे तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट और आंखों का भी है, तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मतलब आधार कार्ड तो कुछ ज्यादा ही है इस केस में, आधार कार्ड और पासपोर्ट। ठीक है, तो फिर डाल सकते तुम, पर जनरली लास्ट ईयर तक तो ये होता था, आधार तो लेता ही लेता था 100%। इस बार ऑप्शन डाल दिया होगा इसने, पर आधार तो ले लेना चाहिए। और आधार कार्ड अदर्स में कैसे डाल दिया? आधार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कोई ना, बाकी कोई इश्यू नहीं है ना? फोटो का शायद एक होगा तुम्हें, बिना स्पेक्स के फोटो लगेगा उसमें, 80% चेहरा दिखना चाहिए, और वो चेक कर लेना वो नहीं फोटो सर, में। वो हाँ, विद स्पेक्स भी लिया उसने। वो तो लेगा, वो तो इमेज अपलोड कर रही है ना, हाँ इमेज अपलोड करना है, चलता है, लेकिन विद स्पेक्स भी। पर कहीं उससे शायद मेंशन किया हो कहीं पे कि किस तरह का होना चाहिए, ऐसा कुछ। 80% फेस। हाँ, 80% फेस है वो तो शायद पासपोर्ट साइज फोटो है इसलिए। ठीक है, लोड नहीं है, जेई मेन वाले बहुत मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। बस ये ध्यान रखना, तुम
फोटो तुम्हारी होनी चाहिए, नाम तुम्हारा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए और तुमने फीस भरी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीज का लोड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में हाथ नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं होगा। तो तुम्हारा नाम करेक्ट होना चाहिए और आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, फोटो और थंब इम्प्रेशन तो खैर है ही। बाकी सब जैसे वो चिंदी चिंदी चीजें होंगी, आपका 10th कहाँ से किया, आपने 10th का रोल नंबर, 12th कहाँ से किया, 12th का रोल नंबर, तो वो कोई मेजर चीजें नहीं है वो। आईडी प्रूफ, आईडी वगैरह ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो तुमसे सिर्फ आईडी प्रूफ मांगता है, अभी एड्रेस प्रूफ नहीं मांगेगा। एड्रेस प्रूफ में क्या होता है ना, फिर तुम्हें एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी लगता है जो एड्रेस के लिए भी प्रूफ दे। ओके, नेक्स्ट ये चैप्टर में है ना, ये आरएचएल एलएचएल तो चेक करना आना चाहिए, पर मोर देन 80% वो नहीं चलता, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है, अपने को लिमिट फाइंड आउट करनी होती है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं द वेरियस स्ट्रेटेजीज टू फाइंड द लिमिट्स। अच्छा, उससे पहले कुछ एक दो चीजें और हैं, जस्ट कंसेप्चुअली। बॉक्स लेके लिमिट लेके बॉक्स लिया, या बॉक्स लेके लिमिट लिया, तो दोनों में फर्क है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इस बॉक्स को जो मिल रहा है, इस बॉक्स को जो मिल रहा है वो लिमिट मिल रही है, यानी एग्जैक्ट। तो ये हो गया बॉक्स ऑफ 0 0। यहाँ क्या हो रहा है, पहले बॉक्स सॉल्व होगा और फिर लिमिट निकलेगी। तो यहाँ बॉक्स सॉल्व होगा फिर लिमिट निकलेगी। तो इसकी आरएचएल अगर देखेंगे तो 0 और एलएचएल देखेंगे तो -1। तो आंसर आएगा इसका डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऊपर वाले का आंसर आ गया 0, नीचे वाले का डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसी चीज को और एक्सटेंड करते हैं ग्राफिकली, इसी चीज को मैं ग्राफिकली, तो बॉक्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो ये बॉक्स एक्स का ग्राफ है। अब अपने को स्टडी करनी है 0 के पास में। तो देखो आरएचएल मतलब, अगर मैं 0 से 0 की तरफ
जीरो की तरफ राइट साइड से अप्रोच करूंगा, जीरो की तरफ राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो वो जीरो की तरफ जाएगा, तो RHL जीरो है। और जीरो के लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो वैल्यू जाएगी -1 की तरफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी -1। तो देयर इज अ गैप, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कभी भी ध्यान में रखो, इनपुट अगर सेम एक ही तरफ जा रही है, इनपुट एक तरफ जा रही है और आउटपुट अलग अलग जा रही है, तो देयर इज अ गैप, उसको बोलते हैं जंप, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर इनपुट एक तरफ जा रही है और आउटपुट भी एक ही तरफ जा रहा है तो एग्जिस्ट, और जिसकी तरफ जा रहा है वो लिमिट हो जाएगी, जिसकी तरफ जा रहा है वो लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट, कई बार बच्चों को डाउट आता है अगर डोमेन में, तो देखो RHL देखते हैं हम लोग, LHL देखते हैं, तो क्या होता है कम से कम एक डोमेन में होनी चाहिए, कम से कम एक डोमेन में होना चाहिए। मतलब अगर RHL LHL दोनों हैं और अगर दोनों बराबर हैं तो एग्जिस्ट, RHL LHL दोनों हैं पर बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। RHL है पर LHL नहीं है और जो RHL है वो फाइनाइट है तो भी अपन बोलेंगे एग्जिस्ट। अगर वो RHL है और LHL नहीं है और वो इनफाइनाइट को जा रही है तो अपन बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। सेम ऐसे ही अगर RHL नहीं है और LHL है तो भी वही सेम, और अगर दोनों ही नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा पॉसिबल है, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 साइन इनवर्स x, तो इसमें क्या है RHL नहीं है पर LHL है और LHL है π/2 तो एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स बॉक्स sec x, तो x 0 + h और 0 - h पे sec x 1 से बड़ा होता है, तो इसमें RHL भी नहीं है LHL भी नहीं है तो ये आएगी डज नॉट एग्जिस्ट। RHL भी नहीं है और LHL भी नहीं है तो ये आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है ग्राफ, there is a famous graph, hope you remember the famous graph। ये फेमस ग्राफ हम लोग 4 जगह पढ़ते हैं। चार जगह कैसे, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब फिर एक क्वेश्चन उठता है, स्टडी कहाँ पे करनी है, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो स्टडी कहाँ पे करनी है, तो स्टडी करेंगे जहां पे रूल ब्रेक हो रहा है या मतलब रूल चेंज हो रहा है या पॉइंट डोमेन में नहीं है, पॉइंट डोमेन में नहीं है, या फिर एंड पॉइंट्स। तो कहाँ का चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 पे चेक करेंगे, 0 पे इसलिए चेक करेंगे वो एंड पॉइंट है। अब -2 पे चेक नहीं करूंगा मैं, वो है ही नहीं, वहां कहाँ चेक करने का। तो 1 पे चेक करूंगा, 2 पे चेक करूंगा, 3 पे चेक करूंगा, 4 पे चेक करूंगा, 5 पे चेक करूंगा, 0 पे चेक करूंगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। अब 0 में लेफ्ट नहीं चेक करूंगा क्योंकि डोमेन में नहीं है, तो 0 के राइट साइड से अप्रोच किया तो वैल्यू किसको अप्रोच करी, 1 को, एग्जिस्ट। 1 के लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। 0 के राइट साइड से अप्रोच किया तो वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, यानी RHL इज 1, दे आर नॉट इक्वल, डज नॉट एग्जिस्ट। 2 के राइट साइड से अप्रोच किया वैल्यू 1 की तरफ आ रही है, 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोच किया वैल्यू 1 की तरफ आ रही है, एग्जिस्ट। बच्चा सोचता है 2 पे हॉलो है, 2 पे क्या हो रहा है डजंट मैटर, 2 के राइट साइड क्या हो रहा है, 2 के लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, ये मैटर करता है। सो लिमिट एग्जिस्ट। 3 के राइट साइड से अप्रोच किया वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो राइट हैंड लिमिट इज 2। 3 के लेफ्ट साइड से अप्रोच किया वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, लिमिट इज
2, LHL is 2, दोनों बराबर हैं, exist and the value is equal to 2, limit exist. 4 के राइट साइड से अप्रोच किया 1 की तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड से अप्रोच किया 1 की तरफ जा रही है, exist. 5 के राइट साइड से गए तो वैल्यू इंफिनिटी को जा रही है, डज नॉट एग्जिस्ट. वैल्यू 5 के लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, वैल्यू इंफिनिटी को जा रही है, डज नॉट एग्जिस्ट. अब यहां पे मैं एक ये बोल सकता हूं, जहां डज नॉट एग्जिस्ट है फंक्शन मस्ट बी डिसकंटिन्यूअस. फंक्शन मस्ट बी डिसकंटिन्यूअस. आगे आएगा, बहुत कुछ आएगा, है ना. ये तो जस्ट अभी बताने के लिए. नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड द लिमिट्स. तो हाउ टू फाइंड द लिमिट्स, तो उससे पहले एक और चीज था, फंडामेंटल रूल्स. So limit extending to a, k into f of x is equal to, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट जिस पे लगी है बस वही अंदर रहेंगे, और लिमिट x पे लगी है. नेक्स्ट, ऐड करके लिमिट निकालूं या लिमिट निकाल के ऐड करूं. लिमिट निकाल के ऐड करूं या ऐड करके लिमिट निकालूं या लिमिट निकाल के ऐड करूं. सब्ट्रैक्ट करके लिमिट निकालूं या लिमिट निकाल के सब्ट्रैक्ट करूं. मल्टीप्लाई करके लिमिट निकालूं या लिमिट निकाल के मल्टीप्लाई करूं. डिवाइड करके लिमिट निकालूं. लिमिट निकालूं मतलब वो वेरियस स्ट्रेटजीज टू फाइंड द लिमिट. लिमिट निकालूं मतलब RHL LHL. लिमिट निकालूं मतलब किसकी तरफ जा रही है वैल्यू. तो लिमिट निकाल के डिवाइड करूं. एक ही बात है. सो ऐड करके लिमिट निकालो, लिमिट निकाल के ऐड करूं, एक ही बात है. तो ये चारों एक ही बात है, प्रोवाइडेड बोथ द लिमिट एग्जिस्ट. बहुत ही खतरनाक पॉइंट है ये, प्रोवाइडेड बोथ द लिमिट एग्जिस्ट, बहुत ही खतरनाक पॉइंट है. बोथ द लिमिट एग्जिस्ट मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी RHL इक्वल टू LHL, तभी ये स्प्लिटिंग कर सकते हैं. ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी स्प्लिटिंग कर सकते हैं. ये लिमिट एग्जिस्ट करेंगी तभी स्प्लिटिंग कर सकते हैं. ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ही स्प्लिट कर सकते हैं. तो बहुत ही खतरनाक पॉइंट है ये. तो अगर नहीं कर सकते तो फिर तो जो है उसी पे रह के करना पड़ेगा और मिलेगा, अप्रोच मिलेगी. ओके, नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड द लिमिट्स. तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं. फॉर एग्जांपल फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, सीरीज एक्सपेंशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, sin x by x, e raised to x minus 1 upon x, ln 1 plus x upon x. तो ऐसी बहुत सारी स्टैंडर्ड फॉर्म है. बाकी कैलकुलस में एक अच्छी बात क्या है, थ्योरी कम है, प्रॉब्लम ज्यादा है. थ्योरी कम है, प्रॉब्लम ज्यादा है. एक मिनट में पानी पी लेता. एक मिनट ना.
एक मिनट, ओके। सो तो वेरियस स्ट्रेटेजीज हैं, तो उनमें से जैसे फैक्टराइजेशन, एक्चुअली पता फंडा क्या होता है कि कोई तो ऐसा टर्म होता है जिसकी वजह से वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। अब जैसे देखो x को 2 रखोगे तो 0/0 के इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 4 - 4 अपॉन 2 - 2, तो 0/0 के इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब होता क्या है, जिसकी वजह से ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, उसको जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा, उसको कैंसल आउट होना पड़ेगा, उसको कैंसल आउट होना पड़ेगा। तो होता क्या है, अब फैक्टराइजेशन में क्या होगा, इसका फैक्टर बना देंगे x + 2 x - 2 अपॉन x - 2, x - 2 x - 2 कैंसिल हो गया। अब जैसे कैंसिल हुआ तो नोटिस करना, जो जीरो बना रहा है ना वही गया है, जो जीरो बना रहा था वही गया। तो लिमिट्स चैप्टर में पता है हुआ क्या है, क्वेश्चन एक्चुअली था x + 2, तुमको दे दिया ऐसा बना के और फिर बोला लिमिट्स निकालो। तो ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे तुम्हारे साथ, ये आगे सब आने वाले हैं, चीजें जुड़ी हुई हैं इसलिए। तो ये जैसे कैंसिल हुआ इंडिटरमिनेट फॉर्म चली गई, और वो चली गई इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो ये हो गई डिटरमिनेट, और आंसर आ गया 4। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का फंडा ये है, कैंसिल होगा वो फैक्टर। रैशनलाइजेशन बस एक स्टेप आगे निकल गई, पहले रैशनलाइज करो फिर फैक्टराइज करो। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन √5 - x माइनस √5 + x, तो ठीक है, रैशनलाइज √5 - x प्लस √5 + x, √5 - x प्लस √5 + x, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये आ जाएगा x, नीचे a² - b², तो वो आ जाएगा -5 - x माइनस 5 - x, a² - b², और ऊपर हो जाएगा √5 - x प्लस √5 + x, तो 5 कैंसिल, नीचे -2x, तो नीचे -2x आएगा, तो x कैंसिल, तो -1/2, और इसका आ जाएगा 2√5, तो आंसर इज -√5। ठीक है, अब देखो फंडे लगाते हैं जो अपने को चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब कैसा है, अगर मान लो 4 ऑप्शन है, √5 -2√5 2√5 और -2√5, तो मैं ये श्योर हूं कि √5 और 2√5 आंसर नहीं है। अब ये कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला कि अगर मान लो मैं राइट हैंड साइड देख रहा हूं तो x इज पॉजिटिव, और 5 - x 5 + x से छोटा होगा, तो यानी नेगेटिव इज डोमिनेटिंग, और नेगेटिव इज डोमिनेटिंग, सो डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, आंसर मस्ट बी नेगेटिव। तो ये दो पॉसिबिलिटी आती है, आ रहा है समझ में?
मतलब ये अपने ऑब्जर्वेशन है, ऐसा होना चाहिए, जरूरत है इसकी। वो ऑब्जर्वेशन अपने को क्या करते हैं, डिसीजन लेने को इजी कर देते हैं। अच्छा, एक ये अप्रोच ध्यान में रखो, कभी भी लिमिट्स में ना, अगर कभी x टेंडिंग टू a आए तो ये बहुत काम करता है, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच और a माइनस एच, और फिर उसको सॉल्व करो। पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच और a माइनस एच एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये आ गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 n क्यूब, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। तो सिग्मा n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 अपॉन 6n क्यूब, है ना। नेक्स्ट है तो अब इंफिनिटी है तो n को इंफिनिटी रखो, तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब सॉल्व करना है, लिमिट्स निकालनी है, लिमिट निकालनी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो। मतलब क्या किया, इधर से n कॉमन लिया, इधर से n कॉमन लिया, इधर से n कॉमन लिया। ऐसा क्यों, ताकि डिनोमिनेटर में बैठ जाए, ताकि n क्या करेगा, डिनोमिनेटर में बैठ जाएगा, और जैसे ही n डिनोमिनेटर में बैठेगा तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये n क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, नीचे 6, तो आंसर इज 1/3। वैसे तो बाकी इस चैप्टर में ना स्टैंडर्ड फॉर्म्स ही हैं, वही तुम्हें यूज करनी होंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अब जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 5। तो अब इसमें बच्चे को पता है इंफिनिटी को कैसे हैंडल करना है, कॉमन लेके, तो x स्क्वायर को कॉमन लिया, तो एक बार x आ जाएगा 4 माइनस 7x स्क्वायर, फिर x को कॉमन लिया 2 माइनस 5x। अब बच्चे ने गलती क्या कर दी, रूट के अंदर x स्क्वायर होता है तो मॉड बन के बाहर आता है। अब यही क्वेश्चन अगर x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी होता ना, तो गलती से भी सही आंसर आ जाता, लेकिन x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी है और ये गलत करा देगा। अब नेक्स्ट, मॉडुलस, मॉडुलस को लगेगी रीडिफाइनिंग, तो मॉडुलस को लगेगी रीडिफाइनिंग, x है नेगेटिव तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा, तो माइनस एक्स, तो 4 माइनस 7 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 2 माइनस 5 बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, जैसे ही कैंसिल हुआ तो हो सकता है इंडिटरमिनेट फॉर्म चली गई है, चली गई तो आंसर। तो करते हैं, तो x को माइनस इंफिनिटी रखा, तो रूट 4 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 यानी 2 अपॉन 2, तो आंसर इज -1। अरे बाहर माइनस बैठा था ना, आंसर इज -1, बाहर माइनस बैठा था, सो आंसर इज -1। नेक्स्ट, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 रेज़ टू n प्लस 1 प्लस 5 रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन 3 रेज़ टू n प्लस 5 रेज़ टू n। इस बार इंफिनिटी पावर में बैठी है, हमारा फंडा है जीरो बनाना है। अब पावर में बैठी हुई इंफिनिटी जीरो कैसे बनेगी, अगर बेस प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो कैसे करेंगे, बड़े वाले को कॉमन लो, तो 5 रेज़ टू n प्लस 1 को कॉमन लिया, तो 3/5 रेज़ टू n प्लस 1 प्लस 1, 5 रेज़ टू n को कॉमन लिया, तो 3/5 रेज़ टू n प्लस 1, ये कैंसिल हुआ तो ऊपर 5 बचा, ये 0, तो ये हो गया 5, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, डिटर्मिनेंट आंसर इज 5।
ठीक है, बाकी तो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस। नेक्स्ट है अप्रोच वाइज सीरीज एक्सपेंशन, लेकिन अब एल ऑर्बिटल भी चलेगा, बिंदास चलेगा मेंस एडवांस में। तो सीरीज एक्सपेंशन तो 1 + x⁻n का सीरीज एक्सपेंशन है। ये बहुत पावरफुल अप्रोच है, तुम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, लिमिट दे रखी होती है, क्वेश्चन बनाना होता है, मतलब ए बी की वैल्यू निकालो ऐसा। तो 1 + x⁻n को लिख सकते हैं 1 + nx + n × n - 1 × x² / 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये n रैशनल mod x < 1, ये क्या है, बायनोमियल सीरीज। बायनोमियल थ्योरम और सीरीज में फर्क है। थ्योरम में क्या होता है, n जो होता है वो होल नंबर होता है, यहाँ n जो है वो रैशनल नंबर है। फिर e⁻x का एक्सपेंशन, तो 1 + x की पावर बढ़ती रहेगी, जो पावर है वही डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है, और सारे प्लस। x की जगह -x रख दो तो e⁻x आ जाएगा, तो 1 - x + x² / 2 फैक्टोरियल -x³ / 3 फैक्टोरियल, मतलब ऑल्टरनेट टर्म हो जाएंगे। और अगर e⁻x लिखना है तो उसको लिखो e⁻xln, और e⁻xln यानी e⁻x की सीरीज में x की जगह xln रख दो, xln रख दो। फिर ln 1 + x, ये x से चालू होती है, पावर बढ़ती रहती है, x x³ x⁴ डॉट डॉट डॉट, जो पावर है वही डिनोमिनेटर में, जो पावर है वही डिनोमिनेटर में, और ऑल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस माइनस, ln 1 - x, तो ये x की जगह -x रख दो, तो सारे नेगेटिव वाले दिखेंगे, सारे में माइनस साइन दिखेगा, है ना। फिर sin x ऑड फंक्शन है, तो ऑड पावर x x³ x⁵, ऑल्टरनेट साइन माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो पावर है वही फैक्टोरियल है, डॉट डॉट डॉट। cos x इवन फंक्शन, तो 1 x² x⁴, ऑल्टरनेट साइन प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, जो पावर है वही फैक्टोरियल है, जो पावर है वही फैक्टोरियल है। 10x ऑड फंक्शन, पर इसमें 3 टर्म रखने पड़ेंगे, x x³ / 3 2x⁵ / 15, मतलब तुम्हें डिग्री 5 तक याद होने चाहिए, पर जनरली जो क्वेश्चन है वो डिग्री 3 तक हो जाते हैं, डिग्री 3 तक हो जाते हैं, पर डिग्री 5 तक रहा टू बी ऑन सेफर साइड, तो x + x³ / 3 + 2x⁵ / 15 डॉट डॉट डॉट। फिर sin इनवर्स x ऑड फंक्शन है, तो x x³ / 3 x⁵ / 5 प्लस प्लस प्लस। अब इसका थोड़ा फंडा अलग है, ये 1/2, ये 1 3 2 4, तो ऊपर ऑड वाले चल रहे हैं, नीचे इवन वाले चल रहे हैं, तो ऐसा आएगा डॉट डॉट डॉट। tan इनवर्स x बहुत सही है, बहुत ही अच्छा है, ऑड फंक्शन है, sin इनवर्स x ऑड फंक्शन, tan x ऑड फंक्शन, sin x ऑड फंक्शन, cos x इवन फंक्शन, तो ऑड पावर x x³ x⁵ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, और जो पावर वही नंबर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये सब है, बाकी का नेक्स्ट कल करता मैं, तो कल लिमिट चैप्टर कंप्लीट करता, कंटिन्यूटी स्टार्ट करता। अरे बाप रे, ये बच्चों ने इतने सारे मैसेज लिखे क्या, मैं ध्यान ही नहीं गया। एक मिनट, क्या लिखा है, सार्थक पवार, यस ठीक है। सार्थक पवार सर, वो अगर एक को पेपर डिफिकल्ट मिला और दूसरे को इजी मिला,
और परसेंटाइल का फर्क आया तो एनटीए दोनों के परसेंटाइल को कैसे एनालाइज करती है? नहीं, पेपर डिफिकल्ट आया या इजी आया उससे कुछ दोनों के कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता। परसेंटाइल के पीछे रीजन ही यही है कि किसी को डिफिकल्ट मिला या किसी को इजी मिला तो वो परसेंटाइल ही उस चीज को सॉर्ट आउट कर देगी। तो कहने का मतलब है कि दोनों में जो रैंक 1 होगा, दोनों का जो रैंक 1 होगा, दोनों को 100 परसेंटाइल मिलेगा। तो दोनों में रैंक 1 होगा, दोनों में रैंक 2 होगा, दोनों में रैंक 3 होंगे, ऐसा होगा। और रही बात एनालाइज की दोनों के परसेंटाइल की, तो जिसकी परसेंटाइल ज्यादा होगी उसकी रैंक ज्यादा होगी, बस ये सिंपल कैलकुलेशन है। दोनों टेस्ट की एक अलग अलग परसेंटाइल निकलेगी, जिसकी परसेंटाइल ज्यादा उसकी रैंक ज्यादा, और परसेंटाइल 7 डेसिमल तक निकालते हैं। हाँ, अगर टोटल परसेंटाइल अगर सेम आ गई तो फिर मैथ्स की परसेंटाइल चेक करेंगे, तो जिसकी मैथ्स की परसेंटाइल ज्यादा होगी उसको रैंक प्रेफरेंस मिलेगा। अगर मैथ्स की परसेंटाइल सेम है तो फिर फिजिक्स की चेक करेंगे, और फिजिक्स की परसेंटाइल भी सेम है तो केमिस्ट्री की चेक करेंगे। और केमिस्ट्री की भी अगर परसेंटाइल सेम है तो लास्ट ईयर तो था कि जो ओल्डर होगा उसको रैंक प्रेफरेंस मिलेगा, एंड फिर वो भी अगर एज भी अगर डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम आ गई तो शायद फिर ये था कि 10th या 12th के मार्क्स दिखेंगे ऐसा। पर वो एक बार चेक कर लेते हैं ब्राउजर में इस बार क्या क्या रखे क्राइटेरिया, पर वो क्लियर है, पहले टोटल देखा जाएगा, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। पीयूष जैन, चैप्टर कम नहीं हुए सर, किसी चैप्टर में से कुछ टॉपिक कम हुए, ऐसा क्या? मैं चेक कर लेता, वो 12th बोर्ड का ना, वो मैं चेक कर लेता, एक बार चेक करके तुम लोगों को इन्फॉर्म भी करता। एंड पार्सु के लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 sec x minus 10x will be 0 as both infinity are same। नहीं, ऐसा नहीं होता, both infinity are same ऐसा नहीं होता है, वो infinity minus infinity indeterminate फॉर्म ही रहता है। उसको सेम कब बोलेंगे? जब n minus n होगा। लिमिट इज infinity is unbounded। तो तुम अभी बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे कि तुम इसको 0 बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट रुद्र महाजन में भी करेक्शन के वक्त बोलेगा आधार कार्ड का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि करेक्शन के टाइम पे आधार कार्ड बोले, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्म एक बार भरा जाता है। करेक्शन उनके लिए होता है जो जिनसे कोई गलती हो जाती है। अब अगर वो सबको ही बोलेगा कि करेक्शन करो तो फिर तो ये ऐसा हो जाएगा कि दोबारा फॉर्म भरवा रहे हैं, तो विच इज नॉट गुड एक्चुअली, है ना। तो करेक्शन ऐसे बहुत कम बच्चों का रहता है, बहुत ही कम। अद्वैत सर, मेरे एक दोस्त ने गलती से ज्यादा सब्जेक्ट चूज किए आर्क और प्लानिंग वाला, तो पैसे रिफंड होंगे अगर उसे कैंसिल करना है तो? वो तो फिर उनकी रिफंड पॉलिसी से समझेगा, तो उनके रिफंड, अगर उनकी रिफंड पॉलिसी में अगर है कि कैंसिल करके मिलेगा तो मिल जाएगा, तो वो रिफंड पॉलिसी समझनी पड़ेगी, वो लॉग इन करके पता चल जाएगी, नहीं तो ब्राउजर में दे रखी होगी। नॉट अ बिग डील, पर चेक करना पड़ेगा तुम पॉलिसी। चलो फिर कल बाकी कंटिन्यू करते हैं, लिमिट्स कंप्लीट करता मैं, है ना। चलो, सो थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे।